हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखिए, आपके स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में ऑब्वियसली सिर्फ 3 सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीए। और रीजनिंग तो फिर भी हो जाती है एक बार। और अगर आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा पुराना वीडियो स्ट्रैटेजी वाला रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि आपको रीजनिंग कैसे अप्रोच करनी चाहिए स्टेनो एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा इंग्लिश भी आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीख जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सरदर्द एक होता है बच्चों का, वो होता है जनरल अवेयरनेस। इसमें क्योंकि एक तो सिर्फ 50 नंबर का होता है 200 में से, और करना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। और कितना करें फिर इसमें, क्योंकि सिलेबस इसका इतना वास्ट होता है। सब्जेक्ट ही 10 हैं इसमें ऑलरेडी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। फिर उसमें अगर आप और सब सेक्शन लेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री और ये वो दुनिया भर का है सब। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और मार्क्स सिर्फ 50 नंबर हैं। तो कैसे इसको अप्रोच करें? क्या हम इसे छोड़ दें या हम कितना पढ़ें कि मेरा काम हो जाएगा स्टेनो एग्ज़ाम का? और एक बात बहुत एम्फेसाइज़ करके मैं बोल रही हूँ आपको कि ये सिर्फ स्टेनो एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर कोई और एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए स्ट्रैटेजी दूसरी हो जाएगी। लेकिन ये वाली वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो स्टेनो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये हो गया जीए का डिवीज़न, यानी जनरल अवेयरनेस को आप ब्रॉडली 7 सेक्शन में क्लासीफाई कर सकते हैं। और भी इसके सब सेक्शन हैं, लेकिन मैंने मोटा मोटा इसको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक एंड करंट। बस ये इतना आपका सिलेबस है। अब ये कहने के लिए सिर्फ बस है, बाकी इसके अंदर सब सेक्शन में आप जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, इतना कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। तो क्या करें, क्या इसको छोड़ें? देखिए, छोड़ने का तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर आपने जीए नहीं पढ़ा तो यहाँ से मतलब आपके डायरेक्ट मान लीजिए आपने 50 में से 5 या 10 ही क्वेश्चन फिर आप अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपने थोड़ा बहुत देखा है, कभी पढ़ा है, तभी कर पाएंगे आप। तो क्या आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं क्लियर होगी, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में मान लीजिए 50 आउट ऑफ 50 आ गए, आइडियल केस अगर आप लेके चलें, इंग्लिश में आपने 100 में 100 भी स्कोर कर लिया, 150 मार्क्स आप ले आए, तो भी आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर होने वाली है अगर आपने जीए नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टेनो का एग्ज़ाम मतलब उसकी जो कट ऑफ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसमें पेपर उतना टफ नहीं आता है, इस वजह से बच्चे, क्या होता है कि सीजीएल वाले भी उसको भर रहे हैं, फिर सीएचएसएल वाले भी पढ़ के भर रहे हैं। तो उन लोग की वजह से फिर आप क्या होगा कि आप फर्स्ट पेज ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, आप उसी में आउट हो जाएंगे। इसलिए ये तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपको जीए छोड़ के जाना है। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब कैसे पढ़ें, क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सबसेक्शन में आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर आपको और बताऊंगी कि आगे क्या करना है आपको। तो फर्स्ट है यहाँ पे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री देखिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, 3 इसके सबसेक्शंस होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप कहेंगे सबसे ज़्यादा हाईली वेटेज जो सेक्शन होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि जब हमारी आज़ादी का टाइम आ गया था, यानी एक तरह से आप ये वाला एरा ले सकते हैं कि जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, 1905 के बाद क्या क्या हुआ, फिर 1905 से लेके जो 1947 का पीरियड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको किसी में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फैक्ट पढ़ना है। ऑलराइट, क्योंकि सिर्फ स्टेनो ही नहीं, एसएससी के हर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मोस्टली वो फैक्ट पे फोकस करते हैं। और इसी तरह मिडिवल में भी होता है और इसी तरह एंशिएंट में भी होता है। तीनों ही सब्जेक्ट में आपको सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। जैसे अभी एंशिएंट की बात करें, एंशिएंट में आपसे पूछ लिया सका एरा कब आया था, या फिर मोटा मोटा पूछ लिया कि बुद्धिज़्म में बुद्धा के पापा का नाम बता दीजिए, जैनिज़्म की बीवी का नाम बता दीजिए। मतलब ऐसे ही बस बहुत मोटा मोटा क्वेश्चन रहता है। कुछ अगर आप मतलब 1-2 दिन भी अगर दे रहे हैं, अगर आपके पास सही तरीके से बने हुए नोट्स हैं, मतलब मैं आपको इम्फेसाइज कर रही हूँ सही तरीके से, कुछ आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आपको रट्टा करना है, दैट्स इट। देन इसी तरह मिडिवल में अगर आप आएंगे, मिडिवल में पूछ लेंगे कि अकबर कहाँ पैदा हुए, बाबर कहाँ मरे, और दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, कितने शासक थे, बस यही सब। इनकी वाले जो वंश है, इनके फाउंडर कौन हैं, वो कहाँ मरे, बस एकदम मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं मिडिवल से वही आते हैं। ओके। और मॉडर्न की अगर बात करें, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, कब हुआ था, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या डिस्कस हुआ, फिर उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसके बाद फिर उनके पॉइंट्स क्या थे, ये सब कुछ आपको वहाँ आंसर राइटिंग नहीं करनी है। बस आपको मोटा मोटा बस पता होना चाहिए कि साल, फॉर एग्जाम्पल सिविल डिसोबीडियंस कब चालू हुआ, चौरी चौरा कब हुआ, रॉलेट एक्ट कब आया, उसमें क्या था, बस यही सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ओके। देन पॉलिटी की अब बात करते हैं सेकेंड। पॉलिटी में देखिए, सबसे ज़्यादा आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट से।
उसमें क्या होता है कि फैक्ट्स पूछते हैं, फाइनेंस कमीशन जो है उसका आर्टिकल बता दीजिए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, कौन सा ऐसा है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। बस ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं। बस कुछ थोड़ा सा बहुत याद करेंगे आप, आराम से आपकी पॉलिटी हो जाएगी। बहुत डिटेल में आपको इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है। देन कमिंग टू ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी तो प्योर रेटाफिकेशन वाला काम है, प्योर रेटाफिकेशन वाला। वो पहाड़ कहाँ है, वो नदी कहाँ है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, सब ये सब इसमें सिर्फ रटना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। और पता है आपको एक बात मैं आपको और यहाँ पे बता रही हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी तो मैंने पढ़ी भी है, कायदे से पढ़ी है, लेकिन ज्योग्राफी मैंने हमेशा सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है। उसमें मैंने कभी कोई चैप्टर शुरू से लेके एंड तक नहीं पढ़ा है, बस खाली रटा है। जो मुझे क्वेश्चन जहाँ दिख जाता है मैं उसको रट लेती हूँ वहीं पे बस, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी में उतना खास इंटरेस्ट है नहीं मेरा। देन कमिंग टू इकोनॉमिक्स। अब देखिए इकोनॉमिक्स अगर आप जीए छोड़ के जा रहे हैं तो प्लीज़ इकोनॉमिक्स ही छोड़ दीजिए फिर। मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स का जो आउटपुट रेशियो होता है, यानी आप जितनी मेहनत करते हैं और वहाँ जितना क्वेश्चन आता है वो उसके हिसाब से बहुत कम होता है। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि एक क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन आ गए, उससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला इकोनॉमिक्स से। तो बच्चे क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स ज़्यादातर छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आपको इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, तो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर आप इसको छोड़ के भी जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का ज्ञान सबको रहता है, वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं, कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, आप उसको कर सकते हैं वहीं पे। देन कमिंग टू साइंस। अब इसमें देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों तो आप बिल्कुल छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं साइंस में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से ही आते हैं। देखिए मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैंने बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैंने बायोलॉजी एक आध बार कोशिश की थोड़ा बहुत रटने की, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मेरा बैकग्राउंड नहीं है बायोलॉजी का, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आता बायोलॉजी में, सो आई लेफ्ट इट। और इसके अलावा मैंने क्या किया कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अपना ज़्यादा अच्छा ग्रिप बनाया, ज़्यादा क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए, ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा, थियरी पढ़ा फिजिक्स से केमिस्ट्री का। और 10th तक की केमिस्ट्री रहती है, साइंस रहती है, कोई बहुत हाई फाई केमिस्ट्री नहीं रहती है कि आपको बीएससी लेवल की दे देंगे और बहुत आगे तक की रहेगी, कुछ भी नहीं रहता है। बहुत बेसिक आप सब पढ़ चुके हैं, बस आपको क्या है कि आपको ब्रशअप करना है, जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और ब्रशअप करना है, दैट्स इट। तो ये हो गया साइंस। देन कमिंग टू स्टैटिक। अब देखिए स्टैटिक, अब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सब कुछ आपका स्टैटिक में ही आता है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्टैटिक का पोर्शन है। अब जैसे पूछ लेंगे स्टैटिक में ये वाला बता दीजिए एसिड किस में है और ये वाला टेम्पल कहाँ पे है, तो ये सब कुछ स्टैटिक में आता है। और स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स स्टेनो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बार बार स्टैटिक, पता नहीं क्यों उनको स्टैटिक इतना पसंद होता है, लेकिन ये बार बार इसी पे फोकस करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले इसलिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए हाई यील्डिंग सीरीज़ भी स्टार्ट की थी। और अभी आई नो कि वो कैब के चक्कर में हम लोग वोकैबुलरी डाइजेस्ट वाली जो सीरीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग उसको भी छोड़ दिए, लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं फिर से वो सीरीज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ। उसमें हम लोग डेली बेसिस पे इसी तरह कोई भी एक स्टैटिक का टॉपिक ख़त्म कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक दिन हम लोग ने पूरा टेम्पल याद कर लिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जो बार बार एसएससी पूछता है। फिर सेकेंड डे हम लोग ने माउंटेन याद कर लिया, थर्ड डे हम लोग ने पूरी रिवर्स याद कर ली थोड़ी बहुत। मतलब इसी तरह जो स्टैटिक पोर्शन में बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर वो हम लोग ने सीरीज़ शुरू की थी। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको सीरीज़ फिर से कंटिन्यू करनी है तो। इसके अलावा लास्ट है करंट। मैंने आपको बार बार बताया है, कोई आपको द हिंदू और ये सब कुछ लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो कंपाइलेशन यूट्यूब पे इंटरनेट पे मिल जाता है, बस आप वही पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था और कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं गया था करंट अफेयर्स के। जैसे बुक्स का कंपाइलेशन आता है, कौन से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त ख़त्म हुआ है कल ही, तो अब अगस्त का आप बुक्स और ऑथर वाला कंपाइलेशन निकाल लीजिए। मुश्किल से 10 होंगे मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते हैं। अब 10 बुक्स एंड ऑथर याद करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, आप खुद बताइए। और इसके अलावा इसी तरह अवार्ड्स होता है, 5-10 रहते हैं, अपॉइंटमेंट्स रहते हैं 5-10। आप अगर पूरी नोट्स भी निकालेंगे ना इसके, आपको हार्डली 1 हफ्ते लगेंगे पूरा अच्छे से याद करने में, तो इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको इसमें पढ़ने की। तो ये हो गया आपका सब डिवीज़न जीए का। ओके, नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट बात। देखिए अब ऑब्वियसली इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको पूरा सारा कुछ थियरी बाय थियरी, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक पढ़ाऊँ, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करती हूँ कि मैं आपको MCQs कराऊँगी हर दिन। ये मैंने यहाँ पे डे वाइज क्राइटेरिया दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम मंडे को हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, ट्यूसडे को फिजिक्स, वेंसडे को ज्योग्राफी, थर्सडे पॉलिटी, फ्राइडे इकोनॉमिक्स, सैटरडे केमिस्ट्री, और संडे को हम कोई भी टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन आप पेंडिंग वर्क अपना ख़त्म करेंगे। जैसे आपने कोई वीडियो अगर छोड़ी हुई है, आप
कुछ छोड़ दिए हैं अभी याद करने के लिए, तो वो आप याद कर लीजिए, या आपका कोई और काम रह गया है उस दिन करने को तो आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। संडे को एक दिन आप हमेशा ऐसा रखा करिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि बीच में कौन सी ऐसी कंटिजेंसी आ जाए कि आपका वो काम ना हो पाए, जैसे आपने कोई शेड्यूल बनाया है वो ना फॉलो हो पाए। तो हमेशा एक दिन आप ऐसा रखा करिए कि उस दिन आप जाके अपना शेड्यूल पूरा कर सकें। ओके, नहीं तो क्या होगा कि आप पूरा पाइलअप होते चले जाएंगे काम से, और वो काम अगर आप एक दिन नहीं छोड़ेंगे तो वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए हमेशा एक दिन का गैप रखा करिए। तो इस सीक्वेंस में हम लोग कल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कौन से क्वेश्चंस होंगे? वो जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं पहले, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, सारे ही के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन मी इन दैट वीडियो एज वेल। So that's it. Thank you so much for watching till the end. And if you have any query related to SSC exams, do let me know. I'll be very happy to help you. And if you want me to cover any topic related to reasoning, GA, English, any of the subject, then please let me know. Okay. Please like, share and subscribe to my channel. We'll meet soon in the next video. Bye bye.